बेटा आवाज आ रही है ना सभी को? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वॉइस? आज हम लोग कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर फ्रेज और जेईई स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में आपको 3 सेक्शंस आते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। आज हम लोग बेसिक इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन को पहले डिस्कस करेंगे। नहीं बेटा, वो हम लोग एडजस्ट करेंगे, आगे देखते हैं, फिर हम लेंगे क्लास। सारे बच्चे बाकी और कुछ क्लास के बच्चे हैं, सभी को एक साथ करते हैं, फिर आपको लेते हैं क्लास। हम बाकी जो चैप्टर बाकी उनकी लेते हैं हम क्लास। अब देखिए, कॉनिक सेक्शन आपको 3 पार्ट्स हैं, पैराबोला है, इलिप्स और हाइपरबोला से। जेई मेन में यहाँ से 3 क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। जेई मेन में 3 क्वेश्चन आएंगे, सीईटी में 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ कॉनिक सेक्शन में 3 पार्ट्स होंगे, क्लियरली मैंने आपको बताया भी है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, कॉनिक सेक्शन जो जनरली क्या होता है, मान लिया जाए हम एक अभी थोड़ी देर के लिए समझा रहे हैं, एक पैराबोला ले रहे हैं, समझा रहे हैं थोड़ी देर के लिए फिगर को। मान लिया जाए ये एक पैराबोला का शेप है। अगर हमने यहाँ एक पॉइंट लिया है और एक सपोज करो ये परपेंडिकुलर लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट सपोज करो x1 और ये पॉइंट आपके सपोज करो x1 y1 है। कॉनिक सेक्शन बेटा क्या होता है, पॉइंट P से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी PM, और इस पॉइंट से जो S की डिस्टेंस होगी ना PS, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, यानी SP/PM। अगर पॉइंट हम सपोज करो यहाँ पे ले आए, P को यहाँ पे ले आए, ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस, यानी रेशियो विल बी ऑलवेज सेम। अगर पॉइंट को कहीं पे लेके आप चले गए, पॉइंट हम यहाँ ही क्यों नहीं ले आए, यहीं से जो परपेंडिकुलर उस लाइन पे जा लेंगे और यहाँ से जो S की डिस्टेंस होगी ना, इसकी रेशियो ऑलवेज सेम होगी। कहने का मतलब ये है, किसी भी कोनिक पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है, उस पॉइंट से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए। कोनिक में अगर कहीं भी आप जा रहे हो तो रेशियो आपका चेंज नहीं होता है। कोनिक मींस क्या होता है, किसी भी पैराबोला का एक सेक्शन लेना। अगर हम इस पार्ट को ले रहे हैं, सपोज इस पार्ट को, हम इस पार्ट को ले रहे हैं, देखिए इस फिगर को यहाँ थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम है ना। यानी अगर पूरी कोनिक के बारे में जानकारी चाहिए तो उनकी एक पार्ट हम कट कर लेते हैं। अगर उनकी एक पार्ट हम कट करेंगे, उन एक पार्ट के बारे में, उनकी एरिया क्या है, उनका लेंथ क्या, अगर निकाल ले तो पूरी कोनिक की डिटेल हम लोग को पता चल जाती है। जैसे कि सपोज तो एक हमारा एक केक का पीस है, उसमें से अगर हम एक पार्ट को कट करके निकाल लिया जाए, दैट इज नोन एज कोनिक सेक्शन। क्लियरली ना, हम एक पार्ट से पूरी कोनिक के डिटेल को हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पूरे डिटेल से नहीं पढ़ते, एक पार्ट को निकालते उसको डिस्कस करते हैं, उससे पूरी पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला की हम लोग स्टडी कर लेते हैं। क्लियर ना? तो कोनिक सेक्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जरा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेश स्टार्ट है, कोई भी पीछे से रिलेटेड या लिंक नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा जो पीछे वाले चैप्टर का सर इसमें कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम डेफिनेशन देते हैं, वहां से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे आपको ले चलते हैं। एक कोनिक सेक्शन एक कोनिक सेक्शन एक कोनिक सेक्शन is the locus of a point which moves
which moves in such a way that its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always constant. अगर सपोज तो ये हमारा पॉइंट P है X और Y, और ये हमारा S हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया, और ये हमारा M, यानी ये जो हमारा लाइन है रेड कलर वाली, ये फिक्स्ड लाइन है। कहने का मतलब है पॉइंट को आप कहीं भी ले चले जाओ, अगर पॉइंट को सपोज दैट हम इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से जो इनकी डिस्टेंस और यहाँ से जो इनकी डिस्टेंस की रेशियो होगी वो सेम होगी। पॉइंट कहीं भी चले जाए, उनकी जो रेशियो होगी, यानी पॉइंट P से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और पॉइंट P से फिक्स लाइन की डिस्टेंस की जो रेशियो होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी, चाहे पॉइंट कहीं भी उस कोनिक में कहीं ना क्यों ना चले जाए, उनकी रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। क्लियरली यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताइए। फिक्स्ड पॉइंट S is known as focus, and fixed line is directrix. करेक्ट ना? दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज फोकस। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस। और ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इट मींस अगर डिस्टेंस यानी कि SP अपॉन PM इक्वल टू कांस्टेंट, SP अपॉन PM इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। कांस्टेंट is represented by E, and it is known as eccentricity. यानी कहने का सेंस हुआ, अगर पॉइंट आपका किसी भी कोनिक पे किसी भी पोजीशन पर है, उस पॉइंट से उस फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी और उस पॉइंट से जो फिक्स लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यानी PS अपॉन PM इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। क्लियर? यहाँ 3 पॉइंट क्लियर हुआ। रेशियो जो कांस्टेंट है, इट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस, एंड द फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बतलाइए। ओके बेटा, बताते हैं। तो यहाँ इसेंट्रिसिटी, एक बात यहां ध्यान रखिएगा, इफ E equals to 1, conic is parabola. E equal to 1, conic is parabola. E less than 1, conic is ellipse. E greater than 1, conic is hyperbola. देखो बेटा आयुष, हमने ये बताया, एक हम कोनिक सेक्शन ले रहे हैं। अगर इस कोनिक सेक्शन पे किसी भी पॉइंट P को लेते हैं, पॉइंट P से जो S की डिस्टेंस होगी और पॉइंट P से जो M की डिस्टेंस होगी PM, अगर इन दोनों का रेशियो करोगे, यानी PS अपॉन PM की जो रेशियो करोगे, वो एक कांस्टेंट होगी। अगर पॉइंट हम कहीं भी कोनिक पर क्यों ना वेरी कराए, चाहे पॉइंट हम यहां भी ले लाए,
यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की जो रेशियो होगी वो सेम होगी। यानी कोनिक पे किसी भी पोजीशन हमारा पॉइंट क्यों ना चला जाए, उनकी रेशियो ऑलवेज सेम होती है। सो दैट द डेफिनेशन इज a conic section is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point, that its distance from the fixed point to its distance from a fixed line is always constant। कहीं भी चले जाए वो रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। एंड फिक्स पॉइंट एस इज नोन एज फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। यानी एस पी या पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू कांस्टेंट which is represented by E. That constant is represented by E and it is known as eccentricity. It is known as eccentricity। इनको स्मॉल हम E से नोट करते हैं। अब मैंने एक टर्म बताया कोनिक को पहचानने का तरीका। अगर E इक्वल्स टू 1 हो जाए तो आपका पैराबोला बनेगा, E लेस देन 1 हो जाए वो इलिप्स बनेगा, E ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आपका हाइपरबोला बनेगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं बतलाइए। डेफिनेशन समझ में आ गया ना? यानी वो रेशियो कांस्टेंट होगा। क्लियर? बाकी बच्चे को यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब हम लोग इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है? ओके बेटा, अब समझ लेते हैं। हमारा इक्वेशन लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा पॉइंट पी है, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मानते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है एस, इसकी कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं अल्फा और बीटा है। और ये लाइन जो हमारा ये है डायरेक्ट्रिक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। उस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या बोला था बेटा? पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू कांस्टेंट इज ई। क्लियर ना? वी कैन राइट पी एस इक्वल टू ई पी एम, पी एस इक्वल टू ई पी एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए पी एस क्या है? पॉइंट पी से एस की डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकाल सकते हो, रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर क्लियरली इक्वल्स टू ई। पीएम हमारा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या नहीं होता है? तो क्या क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? पीएम। अब देखो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज ऑल्सो रिटेन एज ना x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर upon a square plus b square. This is the general equation of conic. This is the general equation of conic. This is general equation of conic. Clear? Where alpha beta is focus and ax plus by plus c equals to 0 is equation of directrix.
ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पैराबोला में भी अप्लाई होगा, ये इलिप्स में भी अप्लाई होगा, हाइपरबोला में, यहाँ तक कि ये फॉर्मूला सर्किल में भी लगता है। क्लियरली ना? तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक हो गया। यानी इस फॉर्मूले का हम उपयोग कब करेंगे, यूटिलाइज कब करना, ध्यान रखिएगा, जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, तब इस फॉर्मूले का हम लोग अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेन वी हैव टू गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये दो टर्म दिए हुए हैं किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, आपको इसी फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। क्लियरली ना? आपको क्वेश्चन फास्टली सॉल्व होगा। क्लियरली समझ में आया इस फॉर्मूले का यूज कब होगा? व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो बेटा आप इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करोगे। क्लियरली ना? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं बेहिचक बतलाइए। हमने पहले ही बताया था पीएस और पीएम का रेशियो कांस्टेंट होगा। इट मींस पीएस अपॉन पीएम इक्वल्स ई को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो पीएस इज इक्वल टू ई पीएम। पीएस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई। पीएम क्या बेटा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, ax1 plus by1 plus c upon root under a square plus b square. that is the formula of perpendicular. तो डिस्टेंस आ गया ये। अब रूट है स्क्वायरिंग बोथ साइड, x minus alpha plus y minus beta whole square is equal to that. This is the general equation of conic where alpha beta is the focus and ax plus by plus c equals to 0 is the directrix. क्लियर? किसी को कोई डाउट है बतलाइए हमें, बेहिचक हम फिर से उनको बताएंगे। एनीवन? किसी को बेटा कोई डाउट नहीं ना? अगर है तो बतलाइए। एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से फॉर्मूले क्लियर आएगा। द इक्वेशन ऑफ कोनिक which focus is at -1 0 directrix is the line 4x minus 3y plus 2 equals to 0 and e equals to 1 by। सॉल्व कीजिए लास्ट फॉर्मूले से। क्लियर? देखिए हमारा, हमने क्या बोला था अभी भी, अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है, ये दोनों चीज गिवन है, इक्वेशन हमारा बनेगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू e इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका यही नाम बनेगा। क्लियर? अब देखिए अल्फा आपका क्या है? -1, बीटा क्या है? 0, बना x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। अब ई क्या दे बेटा? 1 बाय √2 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है? 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9, तो बनाइए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1/2 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25। 16 प्लस 9 20। अब इनका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, यानी ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 1/50 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 24xy प्लस 16x माइनस ऑफ 12y। इनका a प्लस बी प्लस सी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50x स्क्वायर प्लस 50 ऑफ y स्क्वायर प्लस 100x प्लस 50 इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 24xy प्लस 16x माइनस 12y। 50 माइनस 16 इधर हो जाएगा आपका, क्या होगा 34x स्क्वायर प्लस 41y स्क्वायर प्लस 24xy। इधर आ जाएगा माइनस 16 तो 84x, इधर आ जाएगा प्लस 12y, ये हो जाएगा प्लस 46 इक्वल्स टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। बताइए, किसी को कोई डॉट है हिचक बताइए। दैट इज द आंसर। हमने जनरल फॉर्मूला दे चुका है, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू e(ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर, है ना। अल्फा इक्वल्स टू 1, फोकस क्या है -1 0, यानी ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा इक्वल्स टू -1 तो x प्लस 1 बीटा 0। डायरेक्ट क्या है बेटा 4x माइनस 3y प्लस 2, 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और e क्या है मेरा 1/√2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 9। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा आंसर आया। बेटा किसी को कोई डॉट है हमें बताइए फिर से। क्लियर एनीवन, किसी को कोई डॉट? अगर किसी को बेटा डॉट है तो फटाफट पूछिए, बताइए हमें। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक यानी कोनिक को पहचानना। अगर हमें इक्वेशन दे दिया गया है, इक्वेशन हमें दे दिया गया है, मान लो हमें इक्वेशन दे दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये पहचानना पड़ेगा आखिर है ये कौन सा कोनिक, ये क्या है। एलिप्स है कि पैराबोला कि हाइपरबोला, क्या है नहीं है। सबसे पहले हम पहचानेंगे तब ना उनकी इक्वेशन निकालेंगे ना, फिर ना उनकी हम लोग आगे कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पहचानने के लिए हम लोग वही बता रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक, करेक्ट ना। लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, ये तो आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ लाइन हमने सेकेंड डिग्री में दिया था। एक लाइन ही आपको सर्किल भी बनता है, सर्किल के लिए कंडीशन हमने क्या बताया था, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 एंड h इक्वल टू 0, हमारा क्या हो गया सर्किल। अब वही लाइन आकर के आपको पैराबोला भी बनेगा, इलिप्स भी बनेगा और हाइपरबोला भी बनेगा। उसकी कंडीशन क्या वो हम लोग चेक करते हैं, करेक्ट ना। देखिए अब इसमें हम लोग मानते हैं केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट करेक्ट है। बेटा याद है हमने डेल्टा पेयर ऑफ लाइन के लिए हमको बताए थे आपको, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस, याद है एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, equals to 0. In this case, conic, in this case conic represent a pair of lines। याद आया आपको, जो पेयर ऑफ लाइंस पढ़ेंगे उनको ध्यान में आ गया होगा। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे एक दो कंडीशन और आगे आपको बताए थे, आगे
काम देगा। इसमें देखिए पॉइंट नंबर ए, E greater than 1, the line will be real and intersecting. Clear? इसमें B E equals to lines will be coincident and passing through S. F तो समझ गए ना, फोकस ना। C, E less than 1, the lines will be imaginary. क्लियर? ये तो लाइंस का कंडीशन है, हमने बता दिया। कभी कभी जेईई मेन में एमसीक्यू में आ जाता है, डेल्टा आपको 0 निकलेगा, वहां भी आपको ई रखा रहेगा, तब कंफ्यूज हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू ई कैसे आएगा, वहां भी उसकी कुछ कंडीशन है। अब हम लोग पढ़ते हैं केस नंबर 2। देखिए केस नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन अब देखिए इनमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है वो देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, E इक्वल्स टू 1 एंड H स्क्वायर इक्वल टू AB। अगर ये तीन कंडीशन किसी को सेटिस्फाइड कर देना तो समझ लीजिए पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला। हम तो इस सिंपलिसिटी कॉन्सेप्ट पहले बता चुके, इफ E इक्वल्स टू 1 देन पैराबोला, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड H स्क्वायर इक्वल टू AB देन द कोनिक इज पैराबोला। ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर बी, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 and H square is greater than AB, H square is greater than AB and E greater than 1, it is hyperbola. Delta not equals to 0, E greater than 1 or H square is greater than AB, then it is hyperbola. Point number C, delta not equals to 0, H square less than AB, 0 less E less L, that is ellipse. इस तीन कंडीशन को हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा। देख लीजिए एक बार, अगर किसी को कोई डाउट है तो फट से बोलिए। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बतलाइए। डेल्टा का फॉर्मूला बेटा हमने पेयर ऑफ लाइन में दिया था, याद है? डेल्टा का फॉर्मूला को पेयर ऑफ लाइन में हमने दिया था ना। एक लाइन की कंडीशन आती है, ये एक लाइन की कंडीशन ये आपको दी गई है, एक लाइन होती है। अगर लाइन डेल्टा एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी इस सभी कंडीशन से इक्वल्स टू 0 वैल्यू आ जाए, वो पेयर ऑफ लाइन बनता है। हम इतने बड़े वैल्यू को हम लोग डेल्टा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं आपको डेल्टा लिखा हुआ मिले या डी लिखा हुआ मिले, डेल्टा लिखा हुआ मिले या डी लिखा हुआ मिले,
समझ लीजिए डेल्टा या डी मीन्स होता है एबीसी प्लस 2FGH प्लस AF स्क्वायर माइनस PG, ये इसका मीनिंग होता है। और ये कंडीशन है किसी भी लाइन का पेयर ऑफ लाइन में रिप्रेजेंट करने का। क्लियर ना? ये कंडीशन है किसी भी लाइन का पेयर ऑफ लाइन में रिप्रेजेंट करने का। इक्वल्स टू 0 होगा पेयर ऑफ लाइंस होगा, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो वो कॉनिक में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियरली? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं बतलाइए। क्लियर ना बेटा? ये कंडीशन है। तो यहाँ इस कंडीशन को ध्यान रखिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हमेशा डेल्टा का वैल्यू क्या है बेटा? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये है डेल्टा को हम लोग इतने बड़े इक्वेशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए किसी को कोई डाउट? क्लियर ना? अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, द नेम ऑफ कोनिक the name of conic represented by x square plus y square minus 2xy plus 20x plus 10 equals to 0। ऑप्शन ए हाइपरबोला, ऑप्शन बी इलिप्स, ऑप्शन सी पैराबोला, ऑप्शन डी हाइपरबोला। या सर सॉल्व कीजिए इसको। आ गया बेटा आंसर? देखिए आप इस लाइन को पहले कंपेयर कीजिए। क्लियर ना? अगर इसको कंपेयर कीजिएगा आप AX स्क्वायर से, तो यहाँ ए इस लाइन से AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ क्या होगा, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 1, 2H इक्वल टू माइनस ऑफ 2, H इक्वल टू माइनस ऑफ 1, 2G इक्वल्स टू 20, तो G इक्वल्स टू 10, तो F तो कोई है ही नहीं, तो F इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू 10। क्लियर ना? अब यहाँ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। A1 B1 C क्या हो गया? 10। क्लियर? माइनस 2, F की वैल्यू आपके पास नहीं है 0, G आपके पास है 10, H क्या -1 तो 0 हो जाएगा। माइनस A की वैल्यू 1, F आपका है नहीं 0, माइनस B की वैल्यू 1, G क्या है 10, 10 का 100, माइनस CH स्क्वायर, C का वैल्यू क्या है 10 और H का वैल्यू क्या -1। अब देखिए 10 -0 -0 -100
माइनस ऑफ 10, ये क्या आया माइनस ऑफ 100, यानी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब तो कोनिक को आना ही आना है ना। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू। अब देखिए एच की वैल्यू आपके पास क्या है -1 का होल स्क्वायर 1, माइनस ए आपके पास क्या है 1, बी क्या है 1, इक्वल्स टू 0। इट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब कंडीशन पर ये एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी क्या है, पैराबोला। सो ऑप्शन इज पैराबोला। समझ में आया, इस तरह इस क्वेश्चन को चेक किया जाता है। क्लियर, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में हमें बतलाइए। इफ एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल मी बेटा। देखो अब किसी बच्चे ने हमसे पूछा सर कोनिक कैसा होता है। देखिए कोनिक जो होता है ना, अब यहाँ दो तरह की बात होती है। अगर आप आइसक्रीम खाए हो ना, आइसक्रीम का कोन देखिए इस तरह चलता है कि नहीं चलता है, ये आइसक्रीम का कोन। अब हम उल्टा एक और कोन ले लेते हैं। अब देखिए ये, अब इनको हम एक इस तरह से, हम इस तरह का एक पेज से लेकर इसे कट करने की कोशिश करें एक से, तो हमारा ये स्लाइस बनेगा, इस तरह का स्लाइस बनेगा, इस तरह का। देखिए ये जो कट होगा, देखिए बेटा ये इस तरह का स्लाइस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दैट टाइप ऑफ स्लाइस इज नोन एज कोनिक, दैट टाइप ऑफ स्लाइस इज नोन एज कोनिक। अब इसको कट कीजिए, देखिए ये किस तरह, ये स्ट्रक्चर जा रहा है कट करने का एक स्लाइस का, ये सभी आपके कोनिक के शेप होते हैं। जैसे आप एक इनकी स्ट्रक्चर ले लीजिए, अब आप मान लीजिए ये एक पैराबोला के शेप होता है, ये सभी एक कोनिक का शेप होता है। अब इसमें से हमने एक पॉइंट लिया था, ये एक शेप, देखिए यही स्ट्रक्चर को बार बार आपको हम डिस्कस कर रहे थे, इसी टाइप के स्ट्रक्चर को। तो एक आपको हम फिगर देते हैं, उस फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या होता है कोनिक। देखिए आपको जस्ट एक फिगर हम दे रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे हम, देखिए यही कोनिक का शेप होता है कौन। अब देखिए इनको हम 90 डिग्री पे कट करते एंगल हो रहा है, एंगल सर्किल बन रहा है। अब थोड़ा सा इनको हम राइट सर्कुलर कर दिए, देखो इलिप्स का फॉर्मेट आ रहा है। इसी तरह का जब कोन को आपस में कट करते हैं ना, किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे अगर 90 डिग्री पे कट करते तो वो सर्किल बनता है। क्लियर ना, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं तो सर्किल बनता है। अगर अल्फा 90 से 0 के बीच में होता है, थोड़ा सा राइट सर्किल तिरछा, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर का कट करते हैं तो इलिप्स बनता है। अगर वर्टिकल शेप में लाते हैं, यानी एंगल बिल्कुल सेम इस तरह लाते हैं, यानी इस तरह के शेप पे हम कट करते हैं साइड से, इस कोनिक को हम साइड से कट कर रहे हैं तो हमारा पैराबोला बन रहा है। अगर इनको लेफ्ट इस साइड से कट कर, देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा है कट करने पे, दैट इज सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज कोनिक सेक्शन। क्लियरली ना, ध्यान रखिएगा इनका। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक में किसी को कोई दिक्कत है, डेल्टा निकालना है फिर कोनिक को रिकॉग्नाइज कर लेना है, फिर हम उसको क्लियरली बता सकते हैं वो कोनिक हमारा क्या है। एक और क्वेश्चन डालते हैं तब तक हम, आप इनको बताइए कोनिक कौन सा है। 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y -2 इक्वल कौन सा कोनिक है बताइए। सर्किल, बी इलिप्स, सी पैराबोला, डी हाइपरबोला। हाँ h² इक्वल टू ए बी पैराबोला, मैंने कंडीशन लिखा चुका है, फर्स्ट में कंडीशन दे चुके h² इक्वल टू ए बी पैराबोला, h² लेस देन ए बी इलिप्स, h² ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला। देखिए बेटा कंडीशन आपको दिए हुए हैं, इसका चेक कीजिए, आप इसको बैलेंस कीजिए।
पहले इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। किस इक्वेशन से कंपेयर होगा? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या आया, a इक्वल टू 13, 2h इक्वल टू माइनस 18, h इक्वल टू माइनस ऑफ 9, b इक्वल टू 37, 2g इक्वल टू 2, तो g इक्वल टू 1, 2f इक्वल टू 14, तो f इक्वल टू 7, c इक्वल टू माइनस 2। अब हमें डेल्टा की वैल्यू निकाल करके हमें चेक करके बताना है क्या होगा। इट इज इलिप्स, राइट बेटा, इट इज इलिप्स, करेक्ट, वेरी गुड, यस इट इज इलिप्स। क्योंकि आप यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाले, ए बी सी 13 इंटू बी की वैल्यू 37 इंटू सी की वैल्यू -2 प्लस 2f जी 1h -9 माइनस AF स्क्वायर 13 इंटू 7 माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू आप देखिएगा, ये आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच की वैल्यू क्या? -9, तो 81 माइनस ए 13 इंटू 37, इट मीन्स इट इज लेस देन 0। तो यानी कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, इट इज द कंडीशन ऑफ इलिप्स। इस तरह हम क्वेश्चन को इजीली चेक करेंगे कोनिक का हमारा किस पार्ट पर। एक क्वेश्चन ये आता ही आता है, सीईटी में तो भर के आता है ये क्वेश्चन, क्लियर। और किसी को कोई डाउट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक? एक और हम एग्जांपल देते हैं इसके बारे में, फटाफट हमें बता के चेक करके बताइए। हाँ सर ये कोनिक है। टू एक्स वाई प्लस 4x माइनस 6y प्लस 17 इक्वल टू 0। बताइए बेटा ये कौन सा कोनिक है? हाइपरबोला, करेक्ट बेटा, गुड, राइट है। क्योंकि आप यहाँ देखिएगा ना, ए का टर्म हाई नहीं, बी का भी टर्म हाई नहीं, सी इक्वल टू 17 है, एच इक्वल टू 1 है, जी इक्वल टू 2 है, एफ इक्वल टू -3 है, क्लियर ना। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालते हैं। एच आपका क्या है? 1 माइनस ए बी क्या है? 0, ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स इट इज हाइपरबोला, करेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक बतला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 represent a parabola if lambda equals to what? ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन।
करेक्ट बेटा। क्लियर ना, क्योंकि आपको अगर हाइपर पैराबोला दिया है, पैराबोला की कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, करेक्ट ना। यहाँ एच की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, तो 2 का होल स्क्वायर इजकल टू ए है लेमडा, बी है 1, तो लेमडा इक्वल्स टू 4, तो लेमडा इक्वल्स टू प्लस, सॉरी, लेमडा इक्वल्स टू 4 आपका आंसर। कहीं किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ कोनिक 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x, इसका सेंटर निकाल के बतलाइए। ट्वेंटी टू, बेटा हम सेंटर पूछ रहे हैं। देखिए आपको सेंटर निकालने के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला देते हैं, इस फॉर्मूला का हमेशा याद रखिएगा, सेंटर का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच एच, ये सेंटर का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच जी माइनस ए एफ अपॉन बी जी माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए तो आपको आंसर आ जाएगा ये। अब एक सिंपल तरीका बताते, सेकेंड ट्रिक, जो जेई के लिए जो ट्रिक है वो आपको बता रहे हैं, जेई में किस तरह सेंटर निकलता है। जेई में किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो आपको इस फॉर्मूले को लर्न करेगा। देखिए क्वेश्चन है 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस ऑफ 50y प्लस 71। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। फर्स्ट क्या करते हैं, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। अगर y हम कांस्टेंट पकड़ेंगे तो 14 का क्या हो जाएगा, 28x माइनस 4y, y कांस्टेंट है 0, माइनस 44। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, करेक्ट। अब सेकेंड बार करते हैं, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। फर्स्ट बार क्या किए, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, x को कांस्टेंट करेंगे ये पार्ट 0, तो क्या बचेगा बताइए आप लोग खुद ब खुद। x हमें कांस्टेंट रखना है, माइनस 4x प्लस 22y माइनस 58।
अब दो हमें लीनियर इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व कराकर हम आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से अगर 4 कॉमन कर लिया जाए, ये बन जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन से अगर -2 कॉमन कर लिया जाए, ये हो जाएगा 2x माइनस 11y प्लस 29 इक्वल्स टू 0। थर्ड, अब इन दोनों को आप सॉल्व करा के आंसर दे सकते हो। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। समझे बेटा सॉल्व कराने का तरीका? एक बार आप y को कांस्टेंट मानिए, दूसरे बार x को कांस्टेंट मानिए, दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करा दीजिए, सेंटर आ जाएगा। ये इलिप्स में भी अप्लाई होगा, ये पैराबोला में हर एक जगह अप्लाई होगा। या नहीं, जिनको उन पे नहीं करना है उनके लिए मैंने ये फॉर्मूला दे ही दिया है, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर एंड HG माइनस AF AB माइनस H स्क्वायर। ये मायने दे ही दिया है आपको फॉर्मूला। ये आपको डिसाइड करना आप किस तरह जाना चाहते हो, इस प्रोसेस से या इस प्रोसेस से। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए हमें। एनीवन एनी डाउट, टेल मी बेटा। किसी को कोई डाउट है? क्लियर ना? इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा, या नहीं तो उस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर? कांस्टेंट कौन सा रिपीट बेटा? हम ये कह रहे हैं एक बार आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आप y को कांस्टेंट रखे हैं, 14x स्क्वायर का 28x। अगर y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 ना, 4y। ये तो y कांस्टेंट है 0, माइनस 44x का 44, ये भी कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0। फर्स्ट इक्वेशन टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, अगर x को कांस्टेंट करेंगे ये पार्ट हमारा 0, माइनस 4x y में x हमारा कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन 1 ना, तो माइनस 4x, 11y स्क्वायर 22y, 44x 0 माइनस 50y माइनस 71 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। दो इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व किए, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बतलाइए, फिर से हम पूछ रहे हैं बार बार। क्लियर ना? ये हमारा हर एक जगह जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम कर जाता है। फर्स्ट बार टेकिंग एज ए y एज ए कांस्टेंट, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, और टेकिंग x एज ए कांस्टेंट को जो y एज ए कांस्टेंट जनरली हम लोग बोलते हैं df अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू 0, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग मैथ के फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, वहां पे इस तरह का नोटेशन आता है। क्लियरली यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। ये आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है कोनिक सेक्शन का। कल से हम पैराबोला हम स्टार्ट करेंगे, तो ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? और किसी को कोई डाउट नहीं ना इस चैप्टर के रिगार्डिंग? एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर कोई डाउट